इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट समझेंगे। हर एक टॉपिक के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन मेंशन कर दिया गया है। फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फैराडेज का फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पर है, जिसे फैराडेज का लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ भी कहा जाता है। ये लॉ वायर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वोल्टेज के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। ये लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक है और इसका नाम ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसे 19वीं सेंचुरी में फॉर्मुलेट किया। फैराडेज फर्स्ट लॉ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ वायर is equal to the negative rate of change of magnetic flux through the loop. आइए इसे डिटेल में समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक मेटल कॉइल है जिसमें नंबर्स ऑफ टर्न सर्कुलर लूप की फॉर्म में है। इस कॉइल को कॉपर वायर के थ्रू एमीटर से कनेक्ट किया गया है। एमीटर वो डिवाइस होता है जिससे हम करंट मेजर करते हैं। इस कॉइल के पास एक बार मैग्नेट को रखा गया है। इस बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर लूप की फॉर्म में होती है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती है। जब ये बार मैग्नेट रेस्ट पर होता है, तब एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होता। जब इस बार मैग्नेट को मूव किया जाता है, तो हमें एमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है। क्योंकि मेटल कॉइल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से सर्किट में करंट डेवलप होता है। जब हम इस बार मैग्नेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो एमीटर में पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है और जब इस बार मैग्नेट को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है। इस करंट की डायरेक्शन बार मैग्नेट के मोशन के साथ चेंज होती है। इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकलते हैं वे इस तरह से हैं। फर्स्ट, बार मैग्नेट को जब तक मूव करेंगे तब तक ही एमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। सेकंड, एमीटर में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बार मैग्नेट की डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। थर्ड, बार मैग्नेट को जितनी स्पीड से मूव किया जाता है उतनी ज्यादा ही डिफ्लेक्शन होती है। लेंज लॉ। लेंज लॉ को समझने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक टर्म समझने होंगे, जैसे मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी हम किसी मैग्नेट को किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अराउंड मूव करें तो उस कंडक्टर में पोटेंशियल यानी वोल्टेज जनरेट होता है, जिससे करंट बनता है। इस प्रोसेस को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस या कंडक्टर से पास होती है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कम या ज्यादा होने पर ही इंडक्शन होता है। कहने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरी करने पर इंडक्शन होता है। आइए अब समझते हैं लेंज लॉ के बारे में। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट को किसी कंडक्टर या मेटालिक कोयल के अराउंड मूव करे तो उसमें इंडक्शन के थ्रू करंट क्रिएट होता है। ये करंट उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के मोशन को अपोज करता है, यानी मैग्नेट के मोशन को रोकता है। आइए इसे एनिमेशन की मदद से समझते हैं। जैसा कि हम एनिमेशन में देख सकते हैं कि एक बार मैग्नेट है जिसे एक कंडक्टिंग कोयल के अराउंड मूव किया जा रहा है।
इस कंडक्टिंग कोयल को एक एमीटर से कनेक्ट किया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेट को मूव करने पर इंडक्शन होता है और इंडक्शन से कोयल में करंट क्रिएट होता है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन मैग्नेट के मोशन के साथ चेंज हो रही है। अब ये करंट इस कोयल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी करंट के डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। जब बार मैग्नेट फॉरवर्ड मूव होता है तब कोयल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है और इस करंट से कोयल में क्रिएट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी साउथ पोल होती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सिमिलर पोल होने पर रिपल्शन होता है, इसलिए कोयल में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो बार मैग्नेट को रिपेल करता है। अब जैसे ही बार मैग्नेट बैकवर्ड मूव करता है वैसे ही कोयल में करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है और डायरेक्शन चेंज होने के साथ मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी भी चेंज होती है। कोयल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी नॉर्थ पोल होती है। अब जैसा कि डिफरेंट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से कोयल का मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि बार मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ कोयल में मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी भी चेंज होती है और इस तरह कोयल में क्रिएट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के मोशन को अपोज करता है और इसी को हम लेंज लॉ कहते हैं। लेंज लॉ को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। Lenz law states that the direction of the current induced in a conductor by a changing magnetic field is such that the magnetic field created by the induced current opposes the initial changing magnetic field. एडी करंट। एडी करंट को समझने के लिए फैराडेस लॉ पहले समझे। फैराडेस लॉ से रिलेटेड वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मान लीजिए कि एक सर्कुलर कोयल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है। इस सर्कुलर कोयल को एक एसी करंट सोर्स से कनेक्ट किया है। अब जैसे ही हम सर्किट को ऑन करते हैं वैसे ही ये करंट कोयल के थ्रू पास होता है और कोयल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और क्योंकि ये करंट एसी सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है इसीलिए इससे जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करता है, यानी लगातार घटता बढ़ता रहता है। एसी सोर्स होने के कारण कोयल में लगातार करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है। अब मान लेते हैं कि इस कोयल के नियर एक रेक्टेंगुलर वायर को प्लेस किया गया है और इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। हम ये देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार चेंज हो रही है। फैराडेस का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब भी किसी वायर या कोयल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस वायर या कोयल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी उसमें वोल्टेज क्रिएट होता है और इसी ईएमएफ से उस वायर में करंट क्रिएट होता है। साथ ही इस वायर में करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। अब अगर हम इस वायर को मेटालिक शीट से रिप्लेस कर दे तो इस मेटालिक शीट में हर जगह करंट लूप्स क्रिएट होते हैं। ये करंट लूप्स कंसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होते हैं और इन्हीं करंट के लूप्स को हम एडी करंट कहते हैं। एडी करंट को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। एडी करंट्स आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट induced within conductors by a changing magnetic field in the conductor. Eddy currents flow in closed loops within conductors in planes perpendicular to the magnetic field. सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को समझने के लिए पहले फैराडेस लॉ
और लेंज लॉ को जरूर समझें। वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक बल्ब को वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट किया गया है। साथ ही सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच भी लगाया गया है। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही करंट सर्किट में फ्लो करता है और बल्ब ग्लो करने लगता है। स्विच को बार बार ऑन ऑफ करने पर भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है। अब हम इस सर्किट में एक मेटालिक कोयल कनेक्ट करेंगे। इस कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स है और ये कोयल सीरीज में कनेक्ट है। अब अगर हम स्विच को ऑन करें तो हम देखते हैं कि अब बल्ब धीरे धीरे ग्लो करता है। साथ ही जब स्विच को ऑफ किया जाता है तब बल्ब अचानक बंद न होकर धीरे धीरे बंद होता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। जब करंट कोयल से पास होता है तो कोयल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ साथ इंक्रीज और डिक्रीज होता है। फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब भी किसी कोयल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस कोयल में करंट क्रिएट होता है जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ये इंड्यूस्ड करंट सोर्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। जब सोर्स करंट कोयल में इंक्रीज होता है तब कोयल में इंड्यूस्ड करंट भी इंक्रीज होता है और सोर्स करंट को अपोज करता है। और इसी कारण बल्ब में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होने में कुछ टाइम का डिले हो जाता है जिससे बल्ब सडन ग्लो ना करके धीरे धीरे ग्लो करता है। ये इंड्यूस्ड करंट तब तक ही रहता है जब तक सोर्स करंट कोयल में मैक्सिमम वैल्यू अचीव नहीं कर लेता। जैसे ही सोर्स करंट कोयल में मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है वैसे ही इंड्यूस्ड करंट बनना बंद हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट करंट होने पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता। इसी प्रोसेस को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी of the current carrying coil that resists or opposes the change of current flowing through it. Mutual induction. म्यूचुअल इंडक्शन फैराडेज लॉ पे बेस्ड है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए फैराडेज लॉ का वीडियो पहले देखें। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। म्यूचुअल इंडक्शन मेटालिक कोयल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक कोयल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण दूसरे कोयल में करंट क्रिएट होता है और ऐसा तभी होता है जब दूसरा कोयल पहले कोयल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक हो। आइए इस प्रोसेस को एनिमेशन की मदद से समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि दो मेटालिक कोयल को आमने सामने रखा गया है और इन दोनों कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स है। पहले कोयल को एक एसी करंट सोर्स और स्विच के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है और दूसरे कोयल को एक एमीटर के साथ कनेक्ट किया गया है। जब हम फर्स्ट कोयल में करंट सप्लाई करते हैं तब कोयल में करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब क्योंकि कोयल में एसी करंट फ्लो हो रहा है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होता रहता है। ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड कोयल से पास होता है। फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब भी कोयल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस कोयल में ईएमएफ यानी वोल्टेज क्रिएट होता है और यही वोल्टेज कोयल में करंट क्रिएट करता है। इस करंट को हम एमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन इज अ phenomenon when a coil gets induced in EMF across it due to rate of change of current in another coil in such a way that the magnetic field of one coil gets linked with another coil.
ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी किसी वायर या कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो उस कंडक्टर में करंट क्रिएट होता है। इस करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के लिए हम वायर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो कर रहे हैं और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और टाइम के साथ करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो तो उसे डीसी करंट या डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब अगर हम वायर के दोनों एंड्स को बैटरी के साथ इंटरचेंज करें तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। साथ ही करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करें तो फिर से इलेक्ट्रॉन्स और करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है। अब अगर हम इसी प्रोसेस को बहुत कम टाइम में रिपीट करें तो करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। जब करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो तो उस करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। लेकिन बैटरी की मदद से करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने के लिए एसी जनरेटर का यूज करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म समझने होंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी, फेज और टाइम पीरियड। अब मान लीजिए कि एक एसी जनरेटर है जिससे एक बल्ब को वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। हम देखते हैं कि वायर में करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, जिसके कारण बल्ब की ब्राइटनेस कम और ज्यादा होती रहती है। लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसा होते हुए नहीं देख पाते क्योंकि ये प्रोसेस बहुत हाई स्पीड पे होता है। अब अगर हम वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो हमें एक वेव का पैटर्न मिलता है। जब करंट वायर में फ्लो होना स्टार्ट होता है तो करंट की वैल्यू इनिशियली जीरो होती है। ये करंट एक सर्टेन टाइम इंटरवल में अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। अब जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होती है वैसे ही करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है और अगेन जीरो हो जाती है। ये करंट सेम अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है और फिर से करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और करंट डिक्रीज होने लगता है और जीरो वैल्यू तक पहुंचता है। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। इस प्रोसेस में करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली ऑल्टर होती रहती है, यानी चेंज होती रहती है। इसीलिए इसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इस वेव पैटर्न में जो क्रेस्ट और ट्रॉफ है वो करंट की पीक वैल्यू है जिसे हम आई नॉट से डिनोट करते हैं। वेव की एक साइकिल कंप्लीट होने में एक सर्टेन टाइम लगता है जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं और इसे हम टी से डिनोट करते हैं। ये वेव एक सेकंड में कई साइकिल कंप्लीट करता है और एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आई किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे करंट की वैल्यू है और आई नॉट करंट की पीक वैल्यू है। इस इक्वेशन में ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है।
इस इक्वेशन में t टाइम पीरियड है जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होती है। अल्टरनेटिंग करंट को हम साइन और कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर